नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश चैनल और आज न्यूज फ्लैश चैनल के अंदर हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर पूजा रूंगटा, जो बड़ी ही कमाल की महिला है और चैरिटी भी बहुत अच्छे से करती है, लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है और ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। जी हाँ, ये है हमारे प्रदेश की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा रूंगटा। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार राहुल जी। आपने बहुत नमस्कार आपसे। आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और सबसे रूबरू होने का मौका दिया, जो कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। नमस्कार। अहमियत हमारे लिए रखता है कि आज आप यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर हूँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल है, शिव कृपा मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल सोडाला के अंदर, जहाँ पे मैं बैठती हूँ। और एक डॉक्टर होने के आपने आज तक मतलब हमने सुना है कि आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर भी थी और गवर्नमेंट डॉक्टर होने के साथ साथ आपने वो स्विच किया और उसके बाद अपने हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया। मतलब ये सोच कहाँ से आई? एक्चुअली मेरा एक सपना था कि मैं खुद का अपना हॉस्पिटल चलाऊं और गवर्नमेंट ड्यूटी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ नहीं था। तो मैं उदयपुर में थी पहले, मैंने वहाँ 3 साल काम किया। उसके बाद मैं जयपुर आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड का जयपुर ट्रांसफ़र हो गया था। फिर हम लोग जयपुर आ गए और हम लोग जयपुर के ही है बेसिकली। फिर जयपुर में खुद का हॉस्पिटल ले लिया और उसको चला रही हूँ और चल रहा है, बस बखूबी सब चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से चल रहा है और मैंने देखा भी है और हम सभी ने देखा है कि आपने इस कोरोना काल के अंदर जो लोगों को सेवाएं दी हैं, बड़ा कमाल का काम किया आपने और काबिल तारीफ है। उसके लिए मैं एक बार आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा। थैंक यू। और मैं आपसे ये एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे। आपको ये डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन किससे मिली? डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन मुझे मेरी मम्मी से मिली एक्चुअली, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बहुत लोगों की सेवा की है। जितने भी हम लोग जयपुर में आके बसे हुए हैं, हमारा पूरा परिवार सब गांव में है, तो सब लोग जयपुर आते थे। कोई एसएमएस दिखाने आ रहा है, कोई जनाना दिखाने आ रहा है, तो मम्मी सबको लेके सुबह 6 बजे जाना और सबको दिखाना करना। तो वो वहाँ अप्रैल के अंदर डॉक्टर्स को देखती थी तो उन्हें लगता था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर ही बनाऊंगी अब। तो वो पता नहीं एक शुरुआती एक फीड था कि भाई तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है। तो पता नहीं मैं उन्हीं की खुशी के लिए मुझे लगा कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है और मैं बहुत बचपन से ही उसमें लगी। नाम क्या है? आपके गांव वाले भी देख लेंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में आप मौजूद हैं। देखो, मैं झुंझुनू के अंदर मंडरेला है, वो तो मेरा ननिहाल है, और चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ है, वो मेरा ननिहाल है। और वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं सब लोग। आज भी वो लोग आते हैं, वहाँ से मरीज भी भेजते हैं और मरीज बहुत विश्वास के साथ आता है और उसका वो विश्वास है वो मैं तोड़ने भी नहीं, मतलब टूटने भी नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ। तो चल रहा है बस ये कि डॉक्टर पेशेंट एक रिलेशनशिप होती है और ये परिवार वाले इसको जोड़ते रहते हैं आगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर तो मैं मेरी मम्मी का ही एक इंस्पिरेशन था और उन्हीं के लिए बनी हूँ एक्चुअली। मतलब कहते हैं कि माँ का साथ तो होना बहुत जरूरी है और आज जब इनकी माँ का साथ इनके साथ था तो आज ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज ये की काबिल डॉक्टर बन गई हैं और डॉक्टर बनने के बाद गवर्नमेंट डॉक्टर की नौकरी भी की और उसके बाद में इन्होंने वहां से स्विच करके अपना हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया और आज वो पिछले 15-16 सालों से अपने हॉस्पिटल को रन कर रही हैं और कमाल की सेवाएं लोगों को दे रही हैं। और एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की क्या अहमियत होती है ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं। अच्छा डॉक्टर पूजा रूंगटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर एक गायनी डॉक्टर को कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उनके सामने क्या चैलेंजेस थे? कोरोना काल के अंदर चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन अब उनको फेस करते हुए आगे भी बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स इस उम्मीद के साथ आते थे कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे क्या, क्योंकि कोरोना में ना पेशेंट्स के लिए ना बेड थे और हर कोई डर भी रहा था, इवन डॉक्टर्स भी बहुत डरे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने और मेरे स्टाफ ने सबने मिलकर हमने ये एक शपथ ही ले ली थी कि अपने को तो किसी को ना बोलना ही नहीं है। तो मेरे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते थे, जयपुर के आसपास की पेरिफेरी से भी आते थे। ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है। एक पेशेंट तो मुझे याद है कि वो
मेरे हॉस्पिटल के बाहर उसकी ट्विन प्रेगनेंसी थी और वो हॉस्पिटल के बाहर डिलीवर हो गई थी। हॉस्पिटल के बाहर डिलीवर हो गई थी वो, मतलब बहुत इधर उधर से आई थी हॉस्पिटलों के अंदर चक्कर काट के, फिर उसको हमने अंदर लिया। और कोरोना की जांच वगैरह तो मैं कब करवाती उसकी, शायद मेरे को मौका ही नहीं मिला करवाने का। फिर उसको अंदर लेके उसके 2 बच्चे हुए और दोनों हेल्दी थे, जच्चा बच्चा दोनों सही थे। तो इस तरह काम भी खूब करा कोरोना काल के अंदर। और फिर घर आने पे, घर पे भी बच्चे हैं, बुजुर्ग है, एक उनकी भी टेंशन रहती थी क्योंकि अब कोरोना नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उस वक्त आपको कुछ पता ही नहीं था। फिर घर पे आके भी एक बच्चों की और पेरेंट्स की टेंशन होती थी कि भाई इन लोगों के साथ भी आपको डील करना है और वहाँ पेशेंट्स के साथ भी डील करना है। तो ये लाइफ एक, मतलब आप एक बहू होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, तो ये लाइफ कैसे मैनेज करती थी? सबसे पहले तो आपने इस पैंडेमिक टाइम में घर में कितना वक्त दिया अपनी फैमिली मेंबर्स को? घर में भी दिया वक्त, क्योंकि जब कोरोना पैंडेमिक पीक चल रहा था उस वक्त मैं इवनिंग ओपीडी नहीं देखती थी जी। क्योंकि एक वायरल एक्सपोजर हम सोचते थे कि इससे थोड़ा कम होगा। मॉर्निंग में हम 3-4 बजे तक ओपीडी देखते थे, फिर इवनिंग में पेशेंट्स जो आते थे, इवनिंग में ऐसे कोई इमरजेंसीज आती भी नहीं थी क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते भी नहीं थे। फिर अगर कोई इमरजेंसी है वही देखने जाती थी और घर पे रहती थी। बाकी नाइट वाइट में तो जाना पड़ता ही था क्योंकि डिलीवरी, मतलब ऑप्स की प्रैक्टिस ऐसी है कि आपको ऑन दी टोज तो हमेशा रहना पड़ता है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे टाइम नहीं दिया, घर पे भी टाइम दिया क्योंकि पेरेंट्स, मेरे सास ससुर भी हमारे साथ रहते हैं और बच्चे है ही, हस्बैंड भी। हमें पता चला कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, गवर्नमेंट में है, वो भी सर्जन है और वो अभी गनगौरी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। गनगौरी हॉस्पिटल मेन गनगौरी बाजार में ही है, उसके अंदर पोस्टेड है। मेरे हस्बैंड का मेरे को बहुत कोऑपरेशन रहता है, मतलब वो एक हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। उनका रियली, मतलब मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकती, मेरे पास आई एम स्पीचलेस, लेकिन उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है। कमाल की बात है, हर इंसान को ऐसी सोच रखनी चाहिए दोस्तों कि एक पति अपनी पत्नी का साथ दे रहा है और उनसे उनको हिम्मत मिलती है, और जब हिम्मत होती है तो किसी भी जंग से लड़ने की ताकत आ जाती है, और ताकत जब बनती है तो कहते हैं ना कि एकता में शक्ति, वही आज यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत ही बखूबी कमाल की चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। अच्छा, आपके हस्बैंड से पहली मुलाकात कहाँ हुई? कॉलेज पे, एमबीबीएस अजमेर के, हमने अजमेर से एमबीबीएस किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बाकी हम दोनों बेसिकली जयपुर को ही बिलोंग करते हैं जी। तो हम एक दूसरे को जानते तो ये समझ लो कोचिंग के टाइम से ही थे कि भाई वो, क्योंकि कुछ एक फ्रेंड्स हमारे कॉमन थे, लेकिन हम मिले एमबीबीएस में। फिर वहाँ एक हमारा ग्रुप बना कि भाई कुछ एक 5-6 लोगों का, बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है कि भाई ये लोग हमेशा हर जगह साथ जाते हैं या स्टडीज कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मतलब दोस्ती से ज़्यादा हो गया। फिर मेरे पापा ने ही मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मेरी सबसे पहली चॉइस आप ही हो और फिर तो क्या था, फिर आगे सिलसिला शुरू हो गया और आज आप दोनों साथ हैं। कहते हैं कि जोड़ियां बनाना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन ऐसी जोड़ी बनाना कमाल की बात है। ये भी अपने आप में एक रत्न है, जो आज ये एक रत्न, उसका एक नगीना हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर पूजा रूंगटा। उनसे बातें और भी ढेर सारी होने वाली हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल हर लड़की डॉक्टर बनना चाह रही है और मेहनत भी जी तोड़ कर रही है, तो इस मेहनत के पीछे अगर वो अपना स्पेशलाइजेशन अगर एक गायनी चुनती है तो उनको क्या क्या आप सजेस्ट करेंगी? देखो, अगर गायनी कोई चुनना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक पैशन और एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है। Exactly. क्योंकि स्टडीज तो देखो सब में ही करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने में पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो वो कर ही रही है, लेकिन एक फैमिली सपोर्ट साथ में होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। और आपको खुद को भी अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन, सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कभी भी दिन रात हमेशा कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। और फिर जो 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं वो भी बहुत टफ होते हैं एक्चुअली, उसके अंदर भी आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के बाहर निकलते हो। अच्छा, जब आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रहे थे, आप अपनी मतलब डॉक्टरी कर रहे थे, तो उस वक्त आप कितने घंटे स्टडी करते थे? पढ़ाई तो बहुत की है कितने घंटे? तभी आप एक काबिल डॉक्टर बन पाई हैं। देखो, घंटे तो नहीं बता सकते, लेकिन कॉलेज से 2 बजे आ जाते थे, खाना वगैरह खाया, 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, फिर बस पढ़ने बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे रात भर। मतलब
फिर रात को फिर खाना खाने चले आते थे फिर आके पढ़ने लग जाते थे। पढ़ते तो बहुत थे, मतलब दिन में 5-6 घंटे 6-7 घंटे का तो पता ही नहीं, मतलब वो तो एक रूटीन स्टडी रहती थी। बिल्कुल। तो आज उसी मेहनत के पीछे आज आप एक सफल डॉक्टर बन के बैठी। कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, खुद का साया भी धूप में चलने के बाद नजर आता है। और आज ये साया बड़ा कमाल का साया बना है, और साया बनकर जो लोगों की हिफाजत की है, एक बार फिर से इनके लिए ताली मारने का मन करता है। और अच्छा डॉक्टर पूजा रुंगटा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि अभी इस वक्त आप किस तरह से पेशेंट से डील कर रही हैं और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, और नए पेशेंटों के अंदर कैसी चीजें आपको देखने को मिल रही है? अभी तो एक्चुअली कोरोना के पेशेंट्स नहीं देखे हैं, तो अभी कोरोना इतना नहीं चल रहा है, और मैं चाहती भी नहीं कि आए कोरोना, क्योंकि बहुत गंदा टाइम देखा है। ये चीज कोई भी नहीं कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो अभी एक नॉर्मल रूटीन ओपीडी चल रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, और लेकिन ये है कि अभी कोल्ड एंड कॉफ नॉर्मल बहुत ज़्यादा रनिंग है, और थोड़ा डेंगू के भी पेशेंट्स हमें देखने में मिल रहे हैं, लेकिन चल रहा है काम। अभी ऐसा नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, ना हमें टेंशन है ना अभी पेशेंट्स को टेंशन है। एक वो कोरोना का जो खौफ था वो एक थोड़ा कम है, अभी डॉक्टर्स में भी है और पेशेंट्स में भी कम है। बिल्कुल। तो इस पैंडेमिक टाइम के अंदर आपने जैसे लोगों की हिफाजत करी, लोगों का इलाज किया, आपके पास हॉस्पिटल के अंदर जो भी फैसिलिटीज थी आपने वो प्रोवाइड करवाई, और वहां से आपके पेशेंट ठीक होकर भी गए। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी जो तीसरी लहर की बात हो रही है, इस तीसरी लहर के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना चाहती मैं चाहती हूँ कि ये ना ही आए, और वैसे लग रहा है कि अब ना आएगी भी नहीं, क्योंकि पेशेंट्स अभी है नहीं कोरोना के। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि ये ना आए, इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब का हमें उपयोग हमें करते रहना है। अभी भी हमें ढील नहीं देनी, हमें ये नहीं सोचना कि हाँ ठीक है कोरोना तो गया गया, इसका कुछ नहीं कह सकते हम। हो सकता है अप्रैल में फिर से हमें, अभी दिवाली के बाद हमें देखने को मिल जाए, या अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आ जाए हर बार की तरह। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग्स, इन सबको तो अभी भी अवॉइड करना है। और मास्क लगा के रहना है। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली हमें लगा के ही रखना है मास्क। तो सुना दोस्तों आपने कि तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो नहीं आए। अगर आपको तीसरे चरण से बचना है तो प्लीज आप अपने दोनों चरणों को घर के अंदर रखिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, क्योंकि आज ये चीज आपको हमारे साथ स्टूडियो में बैठी एक डॉक्टर भी कह रही हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड कीजिए, गैदरिंग करना बंद कीजिए और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, मास्क लगा कर रखिए अगर तीसरे चरण से आपको बचना है तो। डॉक्टर पूजा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, और एक 9th क्लास में है, एक फिफ्थ में है। मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे सास ससुर हैं, मेरे देवर देवरानी हैं। हम लोग सब साथ में रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। बड़ी कमाल की बात है कि एक जॉइंट फैमिली आज मिलकर साथ रह रही है, और मिलकर इस जंग से इन्होंने जंग भी जीत ली है। अच्छा डॉक्टर पूजा, इस टाइम गवर्नमेंट ने भी बढ़ चढ़कर काम किया है, और गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट ने जो आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सरकार ने भी बहुत कोरोना काल के अंदर बहुत लोगों की और सबकी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की, सबकी बहुत हेल्प की है। सबसे बड़ी तो कोरोना की जांच के पैसे कम करना, क्योंकि लोग सिर्फ एक कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे इसलिए कोरोना का टेस्ट नहीं कराते थे। सिटी स्कैन के पैसे कम करना, एक रेट फिक्स कर दी कि हाँ ठीक है इतने लगेंगे, तो एक पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन है कि हमें कहीं बार्गेनिंग नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना है और हमें जाके टेस्ट कराना है। और दूसरा, जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए थे अच्छे, विद ऑल फैसिलिटीज़, तो सरकार का बहुत अच्छा रोल रहा कोरोना के अंदर, और उसके बिना तो चल भी नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा के अंदर आपके पास पर डे कितने पेशेंट्स आ रहे होंगे? अभी ओपीडी कम है, अभी पेशेंट्स कम आ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, अभी नवरात्रा है, फिर दशहरा, दिवाली, सब चीज़ें आ जाएगी, तो अभी पेशेंट्स थोड़े कम ही हैं। और दिवाली को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? दिवाली को लेकर प्लानिंग तो देखो बहुत होती है, बच्चों को तो पटाखे चलाने हैं खूब सारे, पटाखे बैन हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें थोड़ा काउंसिल कर रहे हैं कि नहीं बेटा पटाखे नहीं चलाएंगे। वैसे भी मेरे घर में सब एलर्जिक है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पटाखों को। और बाकी मिठाइयाँ खूब आने वाली है, और सबसे मिलना जुलना भी करेंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि बहुत दिनों बाद, शायद 2 साल बाद सबसे मिलना जुलना होगा,
तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी चलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल और मिठाइयाँ सब खाएंगे। बिल्कुल। और हम लोग भी आपके घर आएंगे मिठाई खाने। बिल्कुल आना, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा, आना ही मैं आपसे पड़ेगा। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आजकल डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत कॉस्टली हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। हर किसी का सपना रहता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, एमबीबीएस करे, एमडी करे और मेडिसिन के अंदर भी करे। आपके इस प्रोफेशन में बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन ये पढ़ाई हर कोई कर नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या आपके पास कोई ऐसा सजेशन है जो लोगों को बताना चाहती है कि आप इस तरह से इसको कीजिए, या गवर्नमेंट से आप कोई दरख्वास्त करती है कि प्लीज इसमें आप इनको ये हिदायत दीजिए? देखो, ये मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कॉस्टली के साथ में इसमें पढ़ाई भी बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स Exactly. बहुत कम है। तो अभी इसके लिए जैसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, सरकारी, राजस्थान के अंदर। तो अब ये कॉलेजेस बढ़ भी रहे हैं। अभी ही इनॉग्रेशन हुआ है, काफ़ी कॉलेजेस बढ़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब कॉलेजेस और सीट्स इंक्रीज हो जाएगी तो बच्चों को मौका मिलेगा, स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वो नीट क्लियर करके और जो भी इनकी है सब जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उनको क्लियर करके और वो इसमें एंटर कर सके। मेडिकल एंट्रेंस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर अपने सीट्स इंक्रीज हो जाती है तो डॉक्टर्स भी ज़्यादा बन के निकलेंगे। एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आजकल क्या है कि बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी हो गए जो डॉक्टरी करवा रहे हैं, डॉक्टरी मेडिकल स्टडीज करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को एडमिशन लेना बहुत ज्यादा टफ हो गया है और वहां पर डोनेशन की मांग होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वैसे इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर बन के निकल गए और अभी हमारे बच्चों की बारी आई नहीं है। लेकिन डोनेशन तो शायद थोड़ा बहुत चलता होगा, पेमेंट सीट्स होती है। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्या लगता है क्या नहीं लगता। जब मेरे बच्चों की बारी आएगी तब मैं इस पे और रिसर्च करूंगी। तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। अगर डोनेशन देने की बात आई तो उस वक्त डोनेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों का सवाल है, उनकी स्टडी का सवाल है। नहीं, मैं तो ये उनके पीछे ही पड़ी रहती हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराओ, इस हिसाब से पढ़ाई करो। जी, मतलब नींव ही इस तरह से रख रही हैं आप अभी से, ताकि आगे जाके किसी के आगे कुछ झुकना ना पड़े और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकें। अच्छा डॉक्टर पूजा, मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि अभी आपके हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है और कितने रूम, मतलब कितने बेड्स का आपका हॉस्पिटल है? मेरे हॉस्पिटल में अराउंड 50 to 20 का स्टाफ रहता है और मेरा 30 बेडेड हॉस्पिटल है। और हमारा हॉस्पिटल मान्यता, जो कि एक ऑप्स गाइनी हॉस्पिटल जो होता है, जो अच्छी सर्विसेज देता है, क्वालिटी केयर करता है, तो मान्यता सर्टिफाइड है। साथ में हमारा NABH का प्राइमरी लेवल भी क्लियर हो गया है, NABH सर्टिफाई भी हो गया हमारा हॉस्पिटल। बहुत अच्छी बात है ये। उसके लिए बहुत मेहनत करी है स्टाफ ने, सबने, और उसको हम आगे उसी तरह ही चला रहे हैं। क्वालिटी केयर, सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं पेशेंट्स को। और पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है? पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, डॉक्टर सब वैक्सीनेटेड है और पेशेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे चैनल के द्वारा, आप न्यूज़ फ्लैश चैनल के द्वारा जनता को कोई मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं दिवाली पे, इस नवरात्रा पे? मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जितने भी आने वाले त्यौहार है, दिवाली, नवरात्रे चल रहे हैं, और सब अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। दिवाली इंजॉय भी करें, लेकिन अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि अभी हमें ये जो कोरोना की 3rd वेव है, इसे हमें बिल्कुल रोकना है, हमें इसे आने देना ही नहीं है। तो सबसे पहला तो मेरा यही मैसेज है। और दूसरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको न्यूज़ फ्लैश की तरफ से, राहुल जी की तरफ से। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, फिर से बहुत बहुत थैंक यू। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ बता रहे। दोस्तों, इंसान को इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान की होती है आदतें खराब। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता। कहते हैं कि हर घर में इंसान पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। और आज ऐसी ही एक इंसानियत हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आपको और हमें रूबरू होने का मौका मिला। कहते हैं कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर जिसने लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की, वो इंसान तारीफ के काबिल तो होता ही है। अच्छा है इन आंसुओं के रंग नहीं होते, अच्छा है इन आंसुओं के रंग नहीं होते, वरना ये रात का हाल बयां कर देते। वेल, आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश चैनल। पूजा रुंगटा से हमारी आगे भी मुलाकात होती रहेगी और आइए आपसे आगे भी रूबरू होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।